हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को रिमेनियन स्पेस के बारे में बताऊंगा, मैट्रिक टेंसर के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो जो मैंने आपको जो टेंसर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। यदि आपको वो समझने हैं, उनको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसमें उनको देख सकते हैं। और ये जो आगे की जो वीडियोज हैं टेंसर की, वो सारे के सारे किस्से पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे लिंक होती हैं, तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिमेनियन स्पेस क्या होता है। तो मैट्रिक टेंसर, सबसे पहले मैट्रिक होता क्या है, एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन क्या हमें देता है, जो किसी सरफेस पे दो पॉइंट है, किसी प्लेन में दो पॉइंट है, उन प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको बताता है। तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक कह देते हैं या लाइन एलिमेंट कह देते हैं। तो थ्री मैट्रिक या लाइन एलिमेंट। तो थ्री डायमेंशन स्पेस में हम देखते हैं मैट्रिक और लाइन एलिमेंट क्या होता है। मैट्रिक और लाइन एलिमेंट ये है। मान लीजिए किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड हैं। ये हमने पी एक्स वाई जेड ले लिया, और दूसरे जो इसके नेबर में जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और जेड प्लस डी जेड। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, हम उसको डिस्टेंस का स्क्वायर यानी डी एस स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसमें से डिस्टेंस निकाल देंगे इन दोनों के बीच में, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी x प्लस डी एक्स माइनस एक्स यानी dx हो गया, dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस डी वाई माइनस वाई, डी वाई हो जाएगा, डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z प्लस डी जेड, डी जेड का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लाइन एलिमेंट हो जाएगा या मैट्रिक हो जाएगा, डी एस स्क्वायर। अब इसको मैं जनरल ये लिख सकता हूँ, इसमें देखो डी एक्स इंटू डी वाई वाला टर्म नहीं है, डी वाई इंटू जेड डी जेड वाला टर्म नहीं है, और डी एक्स इंटू डी जेड वाला टर्म नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई प्लस जीरो इंटू डी एक्स डी जेड प्लस जीरो इंटू डी वाई डी जेड प्लस ये हो जाएगा जीरो इंटू डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स डी जेड और डी वाई डी जेड, ये टर्म भी इसमें आ गए। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये जनरल हो गया। तो इसको मोर जनरल तरीके से मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, इसको जी आई जे डी एक्स आई, इसको टेंसर वाली क्वांटिटी में मैं थोड़ा इस प्रकार से x1 को किस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम टेंसर में, x को x1 से, y को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x2 से, z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x3 से। तो ये क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, डी एक्स वन स्क्वायर प्लस जीरो इंटू डी एक्स वन डी एक्स टू प्लस जीरो इंटू डी एक्स वन डी एक्स थ्री प्लस जीरो इंटू डी एक्स टू डी एक्स थ्री प्लस डी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री का स्क्वायर, ये हमारा ये बन गया। तो टेंसर इस प्रकार, इसको हम समेशन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, एन डायमेंशनल स्पेस है, सॉरी 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 हो जाएगा, और समेशन j इक्वल टू 1 to 3 डी एक्स आई जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जी आई जे, यहाँ पर क्या है, जी आई जे क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया जी आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यही है।
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1, बाकी में 0 है। तो देखिए अब क्या बनेगा ये, जैसे 1 रखता हूँ पहले मैं आई की जगह 1, G1 के करस्पॉन्डिंग जो J की भी 3 वैल्यू होंगी, तो I1 G11 dx1 dx1 यानी G11 1 हो गया, dx1 स्क्वायर हो गया, G12 0 हो गया, dx1 dx2 ये हो जाएगा, फिर G13 dx1 dx3 हो गया, 0 हो जाएगा ये, फिर 21 G21 dx2 dx1 dx1 ये आ गया 0। फिर ऐसी ये सारे टर्म इसमें आते जाएंगे, क्योंकि जो dx1 dx2 एक 0 ये टर्म भी आएगा, dx2 dx1 वाला टर्म भी आ जाएगा, उसको हमने 0 कर दिया। चाहें तो आप इसको ट्वाइस कर सकते हैं, dx1 dx2 ट्वाइस इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 2 टर्म आएंगे ऐसे ही, ट्वाइस इंटू 0, ऐसे ही ये टर्म भी आएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस लिखा है या नहीं लिखा है यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो जनरल ये हो जाएगा। तो जनरल 3 डायमेंशन में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और इसी को हम जो है n डायमेंशनल स्पेस में हम बात करेंगे, तो n डायमेंशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह n हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ds स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n gij dxi dxj। अब जैसे ये है 1 1, ये जो टर्म, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था, ये यूक्लिडियन स्पेस में होता है, इसका जनरलाइज फॉर्म ये हो जाएगा। अब यहाँ पर G11 जैसे 1 है, G22 1 है, G33 1 है, अगर यही हम पोलर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ds स्क्वायर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आता है, dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर G11 1 हो गया, G22 r स्क्वायर हो गया, G33 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी रेस्ट जो है वो 0 हो गए। तो यानी कहने का मतलब है ये G11 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, G11 G22 ये अलग अलग होगा अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक जनरल हमने लिख दिया, जनरल n डायमेंशन कोऑर्डिनेट Gij dxi dxj हो जाएगा। ये 3 समेशन कन्वेंशन में हम क्या लिख सकते हैं इसको, ds स्क्वायर इक्वल टू Gij dxi dxj, ये लिख सकते हैं हम, dxi dxj, ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो Gij जो होता है ये किसका फंक्शन होता है, xi का फंक्शन होता है, और इसमें एक कंडीशन होती है Gij इज अ फंक्शन ऑफ xi कोऑर्डिनेट्स। और रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन क्या है कि g जो होता है ये डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी Gij की, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये था हमारे पास। और ये जो Gij dxi dxj है, ये क्या है, यानी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है, यानी ds स्क्वायर दे रहा है। और ये 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस चाहे हम किसी एक कोऑर्डिनेट से, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालें, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालें, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, इनवेरिएंट रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या है, कोऑर्डिनेट पर, ये पूरा कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है। Gij तो xi कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, Gij तो वेरी करेगा कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, परंतु जो है पूरा जो होल जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है Gij dx, ये डिफरेंशियल फॉर्म है क्वाड्रेटिक, ये जो है ये इनवेरिएंट रहेगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है Gij, इसको कहते हैं रिमेनियन मैट्रिक फॉर n डायमेंशनल स्पेस। ये क्या कहलाता है, Gij रीमेनियन मैट्रिक फॉर n डायमेंशनल स्पेस। ये हो गया रिमेनियन मैट्रिक ऑफ n डायमेंशनल स्पेस कहलाएगा Gij। और अब ये n डायमेंशनल स्पेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्पेस Gij से करेक्टराइज्ड हो रहा है या रिमेनियन मैट्रिक से जो जिसके करेक्टरिस्टिक रिमेनियन मैट्रिक है, तो ऐसे जो है n डायमेंशनल स्पेस को हम क्या कह देते हैं, रिमेनियन स्पेस कह देते हैं। अब जो यूक्लिडियन स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, जैसे हमने देखा था अभी
थ्री डायमेंशन स्पेस में यूक्लिडियन स्पेस क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एस स्क्वायर लाइन एलिमेंट ये हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर केस है इसका, जिसमें G11 क्या है 1 है, G22 क्या है 1 है, G33 1 है, बाकी जो है क्या है सब 0 हैं जो कंपोनेंट हैं GIJ के। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक देगा, ये जो एक्सप्रेशन देगा, ये लाइन एलिमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या है, इसका जो रिमेनियन स्पेस का क्या है लिमिटेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जो यूक्लिडियन स्पेस होता है वो क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ द रिमेनियन स्पेस होता है। तो ये था हमारे पास रिमेनियन स्पेस किस कहते हैं और जो है रिमेनियन मैट्रिक क्या है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल टेंसर्स। जो ये GIJ है, ये क्या होता है, जैसे ये GIJ कोवेरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 होता है। ये हम प्रूव करेंगे कैसे होता है ये फंडामेंटल टेंसर। फंडामेंटल टेंसर क्या होता है, हमारे 3 फंडामेंटल टेंसर हो गए। फिर GIJ पहला, GIJ और क्रॉनिकल डेल्टा IJ, ये 3 फंडा, इसको GIJ भी कहते हैं। GIJ और क्रॉनिकल डेल्टा IJ क्या होता है, एक ही होता है। तो ये 3 फंडामेंटल टेंसर होते हैं। अब शो करते हैं, पहले GIJ को देखते हैं हम कि क्या है, किस तरह का टेंसर है ये। तो फंडामेंटल टेंसर, पहले कोवेरिएंट टेंसर हम देखते हैं। कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर। अब कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर क्या है, TS पहले लाइन एलिमेंट लिखेंगे हम। रिमेनियन स्पेस में लाइन एलिमेंट होता क्या है, DS स्क्वायर इक्वल टू GIJ DXI DXJ, ये होता है रिमेनियन। अब देखिए DXI DXJ ये तो क्या होता है, कॉन्टावरेंट वेक्टर होते हैं। ये तो हमको पता ही है, पहले हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट वीडियोज में। DXI एंड DXJ क्या हैं, ये कॉन्टावरेंट वेक्टर यानी कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 होते हैं। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये बताया मैंने क्या कहा, ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, सेम होता है। तो हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं DXI DXJ यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल XI, और दूसरे वेरिएबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल XI बार, ये हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि लेंथ जो है डिस्टेंस क्या होगी, इनवेरिएंट रहती है। ये है, तो ये है। अब हम बात करते हैं कि ये GIJ क्या होगा, कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर यानी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा। तो सबसे पहले हम DXI बार के लिए लिखते हैं। ये क्या है, कॉन्टावरेंट वेक्टर है। तो DXI बार क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स म्यू DX म्यू, ये कॉन्टावरेंट वेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे DXJ बार को क्या लिख सकूँगा, डेल एक्स बार J अपॉन डेल एक्स न्यू DX न्यू, ये हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेचर पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ लिख देते हैं GIJ बार DX बार I DX बार J, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो GIJ बार DX बार I डेल एक्स बार I अपॉन डेल एक्स म्यू और DX म्यू, फिर इसकी वैल्यू DX बार J की डेल एक्स बार J अपॉन डेल एक्स न्यू DX न्यू, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ये है, इसकी जगह पर भी ये रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस GIJ बार
डेल एक्स बार आई, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स न्यू, डी एक्स म्यू, डी एक्स न्यू इक्वल टू, इसकी जगह ये हो जाएगा जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब यहाँ क्या है, म्यू और न्यू है, यहाँ आई जे है, तो क्या करते हैं, इसको डमी सफिक्स को चेंज कर देते हैं, आई की जगह म्यू रख देते हैं और जे की जगह क्या रख देंगे, न्यू रख देंगे। तो रख देते हैं जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू और डी एक्स न्यू, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को हम क्या किससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी आई जे बार डेल एक्स बार आई डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स न्यू और डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार आई म्यू डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार जे डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू इक्वल टू जी म्यू न्यू डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार जे डी एक्स म्यू ये हो जाएगा, दोनों और मल्टीप्लाइड कर दिया और ये पूरा 1 हो जाएगा। इतना देखिए पूरा ये 1 हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, जी आई जे बार डी एक्स न्यू इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा जी म्यू न्यू डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार जे डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू, ये हो गया। अब एक तरफ ले आइए, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, देखो माइनस कर दिया मिटा मिटा के, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर। अब इसमें से ये कॉमन आ जाएगी, डी एक्स न्यू वाली क्वांटिटी ये पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी। तो इसको बाहर ले लेते हैं, देखो ब्रैकेट लगाया, इसको कॉमन लिया, इसको भी कॉमन आ जाएगा ये बाहर, तो ये ब्रैकेट लग गया। तो हमारे पास ये बच गया, क्या बचा, जी आई जे बार इक्वल टू दिस। अब डी एक्स न्यू क्या है, आर्बिट्री क्वांटावरेंट वेक्टर से हैं, ये नॉन जीरो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, जी आई जे बार इक्वल टू डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार जे जी म्यू न्यू, ये आ जाएगा। इसको 0 करेंगे तो अब ये देखिए किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 विदाउट बार वाले ऊपर है पार्शियल डेरिवेटिव और बार वाले क्या है नीचे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टावरेंट टेंसर के लिए हो गया, रैंक 2 के। तो यानी जी आई जे क्या हो गया, कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है ये कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 के लिए। अब इसका मतलब जी आई जे क्या हो गया, कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, जी आई जे इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, ये हो गया जी आई जे को। अब जी आई जे सिमेट्रिक भी होता है, हम सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जी आई जे को क्या लिख सकते हैं, हाफ जी आई जे प्लस जी आई जे लिख सकते हैं, डबल हाफ से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जी आई जे आ जाएगा। अब इसमें हम जी जे आई जोड़ देते हैं और जी आई घटा देते हैं और हाफ से अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, जी आई जे माइनस जी जे आई, इतना ही जोड़ा हमने, इतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इसको कह देते हैं ए आई जे और इसको कहते हैं बी आई जे।
देखो यहाँ से हमने जो पिछली बार देखा, एवरी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द स्क्यूसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक टेंसर। तो ये प्लस वाला पार्ट तो सिमेट्रिक हो जाता है, माइनस वाला पार्ट स्क्यूसिमेट्रिक हो जाता है। तो यानी ए आई जे तो सिमेट्रिक होगा, देख भी सकते हैं, ए जे आई निकालिए, ए आई जे के बराबर आएगा, और बी जे आई निकालेंगे तो माइनस बी आई जे के बराबर आ जाएगा वो। तो ये जो है हमारा ए आई जे क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक टेंसर होता है। आप चेक कर सकते हैं इसको, बी आई जे ये हो गया स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर। स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर। अब ये सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर हो गया जी आई जे। अब जी आई जे सम ऑफ द स्क्वायर हमने ये दिख दिया, परंतु हम ये शो करना है हमको जी आई जे क्या होगा, सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। तो कैसे शो करेंगे, हम डी एस स्क्वायर जानते हैं। डी एस स्क्वायर क्या होता है, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, जी आई जे हो गया, डी एस स्क्वायर ही हो जाएगा जी आई जे। जी आई जे की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये रख देते हैं। बी आई जे, ये हो जाएगा डी एक्स आई डी एक्स जे, सॉरी ए आई जे प्लस बी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे मिल जाएगा एक टर्म, और दूसरा मिल जाएगा बी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। तो बी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी आई जे डी एक्स जे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम डमी सफिक्स, मैंने कहा था डमी सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो डमी सफिक्स आई है उसको जे से रिप्लेस कर देते हैं और जे को आई से रिप्लेस कर देते हैं। कर सकते हैं डमी सफिक्स की प्रॉपर्टी। तो बी जे आई हो जाएगा, ये डी एक्स जे डी एक्स आई हो जाएगा, ये हो गया। अब बी जे आई क्या है, माइनस, क्योंकि ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, तो बी आई जे इक्वल टू माइनस बी जे आई है। तो बी जे आई की जगह माइनस बी आई जे रख देते हैं। तो बी आई जे डी एक्स जे इक्वल टू माइनस बी आई जे डी एक्स आई। अब इधर ले आएंगे डी एक्स आई डी एक्स जे इंटू में कम्यूट करते हैं, कॉन्टावरेंट वेक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट कम्यूट करेगा, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे ट्वाइस बी आई जे डी एक्स जे इक्वल टू 0। अब डी एक्स आई डी एक्स जे क्या है, आर्बिट्री हैं, तो इसका मतलब बी आई जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बी आई जे 0 हो जाएगा तो जी आई जे हमारा क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा। यहाँ से बी आई जे 0 हो गया, तो जी आई जे क्या हो गया, जी आई जे इक्वल टू ए आई जे हो जाएगा, ये 0 हो गया। और ए आई जे क्या था, सिमेट्रिक था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। तो यानी जी आई जे क्या हो गया, कोवेरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये होता है कि जो जी आई जे टेंसर होता है वो सिमेट्रिक कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 होता है, पहली बात। अब हम दूसरी क्या कहते हैं, एक कोवेरेंट टेंसर की बात कही थी हमने, अब कॉन्टावरेंट टेंसर की हम बात करते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, और ये क्या है, जी आई जे हमने इसको लिख दिया कॉन्टावरेंट। अब जी आई के क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं कॉन्टावरेंट टेंसर की डेफिनेशन से, को इसमें जो है कंपोनेंट, ये क्या होता है, को फैक्टर ऑफ जी आई जे अपॉन जी आई जे का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है इन जी मैट्रिक है, को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन
जो डिटरमिनेंट वैल्यू जी है। जी क्या होगा, जी आई जे का डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, यानी क्या G11 G12 डॉट 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 G1n एन डायमेंशन में, G21 G22 डॉट 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 G2n, ऐसी Gn1 Gn2 डॉट 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 Gnn, ये होते हैं। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ये हो जाएगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जी आई जे को हम जो है इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जी आई जे अभी हमने शो किया है क्या, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है, सिमेट्रिक है, तो यानी जी आई जे सिमेट्रिक है तो कोफैक्टर जी आई जे भी सिमेट्रिक होगा उसका इन जी, तो ये पूरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो जी आई जे भी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जी आई जे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। जी आई जे इज सिमेट्रिक, जी आई जे सिमेट्रिक होगी कि जो जी आई जे है ये कॉन्टरवेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 होता है। सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक इजीली प्रूव कर सकते हैं। जी आई जे को हम जो है कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी और जी लिख सकते हैं। जी आई जे सिमेट्रिक है तो उसका कोफैक्टर वो भी सिमेट्रिक होगा। जी सिमेट्रिक है, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, तो जी आई जे भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर ये देख लिया। इसके बाद हम शो करते हैं कि जी आई जे क्या होगा, ये क्वांटरवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेसेंट लॉ का यूज करते हैं। तो क्वेसेंट लॉ क्या कहता है, मान लीजिए कोई ए आई आर्बिट्री क्वांटरवेरिएंट वेक्टर है और इसको मैं जी आई जे कोई ये टेंसर है, ये कोवेरिएंट टेंसर, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है, इससे मल्टीप्लाइड करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए जे मिल जाएगा। ए जे कोवेरिएंट, ये क्या होगा, कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, ये हो जाएगा। तो ये हमें लिख सकते हैं क्वेसेंट रूल से, क्वेसेंट लॉ से। तो ये हो गया। अब हम जो इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं किससे, जी आई के से, जी जे के से कर देते हैं। जी जे के ए जे, जी जे के जी आई जे ए आई, ये लिख सकते हैं। और जी जे के जी आई जे, ये क्या हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा के आई हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जी जे के ए जे आई डमी, ये ए के हो जाएगा क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी से। ए के हो गया ये। अब ए के क्या है, क्वांटरवेरिएंट वेक्टर है आर्बिट्री कोई, ये ए जे क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर है। तो यानी किसी एंटिटी को, किसी क्वांटिटी को हम किसी कोवेरिएंट वेक्टर से हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और वो क्वांटरवेरिएंट वेक्टर दे रहा है, तो वो क्वांटिटी भी क्या होगा, अपने आप में टेंसर होगा, क्वेसेंट लॉ कहता है। तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, टेंसर होगी। और यहाँ क्योंकि यहाँ हम कोवेरिएंट ले रहे हैं, यहाँ हमको क्वांटरवेरिएंट वेक्टर दे रहा है, तो ये जो क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटरवेरिएंट टेंसर होगी। तो ये क्वांटरवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जी, ये क्या शो करता है क्वेसेंट लॉ से, जी जे के इज अ क्वांटरवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, ये हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो जी आई जे है वो सिमेट्रिक भी है, क्वांटरवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 भी है। तो जी जे के या आई जे जो भी है, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक क्वांटरवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वांटरवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, सेकंड फंडामेंटल टेंसर। इसके बाद है मिक्स्ड फंडामेंटल टेंसर। मिक्स्ड फंडामेंटल टेंसर की बात करते हैं। मिक्स्ड फंडामेंटल टेंसर, इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जी आई जे कर दीजिए या क्रोनिकल का डेल्टा आई जे कर दीजिए। ये मिक्स फंडामेंटल टेंसर हो गया। अब मिक्स फंडामेंटल टेंसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे जी के है, जी आई जे कर दो,
जी आई जे है, जी जे के है, तो क्या हो जाएगा, के आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जी आई जे क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, ये कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2। जी जे के क्या है, कॉन्टावरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 है। तो ये दोनों हैं, तो क्वेश्चन लॉ से क्या है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ये भी क्या होगा, एक टेंसर होगा। तो करंट का डेल्टा के आई भी क्या होगा, एक टेंसर होगा, और ये क्या है, एक कॉन्टावरेंट है, एक कोवेरेंट। के में कॉन्टावरेंट है और आई में क्या है, कोवेरेंट है। तो ये मिक्स टेंसर हो जाएगा। तो ये मिक्स फंडामेंटल टेंसर कहलाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि ये जो आपके जो कॉन्टावरेंट जो फंडामेंटल टेंसर हैं, कोवेरेंट फंडामेंटल टेंसर है या कॉन्टावरेंट फंडामेंटल टेंसर है, ये तो डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, परंतु जो हमारा ये थर्ड जो यानी मिक्स्ड जो फंडामेंटल टेंसर है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम रहता है। तो ये थे ये तीन जो है हमारे जी आई जे, जी कॉन्टावरेंट आई जे और करंट का डेल्टा आई जे, ये क्या कहलाते हैं, तीन के तीन फंडामेंटल टेंसर्स कहलाते हैं। और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसमें, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस, एसोसिएटेड टेंसर्स। और कह सकते हैं ये कैसे एसोसिएटेड टेंसर कैसे प्राप्त होते हैं, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस से प्राप्त होते हैं। रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस से क्या मतलब है, रेजिंग ऑफ इंडिसेस का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी टेंसर में हम क्या करते हैं, एक जो कॉन्टावरेंट इंडेक्स को बढ़ा देते हैं, रेज कर देते हैं, कॉन्टावरेंट इंडेक्स की संख्या बढ़ जाएगी। अगर कॉन्टावरेंट इंडेक्स की संख्या बढ़ेगी तो कोवेरेंट एक कम हो जाती है, तो इसको रेजिंग कर देते हैं। लोअरिंग ऑफ इंडिसेस का मतलब, लोअरिंग का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, कोवेरेंट इंडिसेस को हम बढ़ा देते हैं, एक इंडेक्स बढ़ जाता है और कॉन्टावरेंट में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस कहलाता है। इसी से हमको क्या मिलते हैं, एसोसिएटेड टेंसर मिलते हैं। अब हम कोई वेक्टर ले लेते हैं, उस कोई भी हम टेंसर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 ले लिया हमने, या कोवेरेंट वेक्टर ले लिया। इसका जो यहाँ से ये इंडेक्स को जो है, सफिक्स को जो है, जो कोवेरेंट सफिक्स है, इसको हटाना है, ऊपर रखना है हमको, यानी इसको कॉन्टावरेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ये जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है इससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं, आई जे कर दो ए आई, जे आई जे ए आई क्या हो जाएगा, आई में डमी, तो ये ए जे हो जाएगा। इस प्रकार से डिफाइन होगा। ए आई जे को हम ए आई से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए जे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे जो ए जे का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेम आता है, तो ये सेम हो जाता है। ये हमने क्या कर दिया, इसका रेज कर दिया है, रेजिंग ऑफ क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स। पहले हम रेजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रेजिंग ऑफ इंडिसेस हो जाएगा, सफिक्स हमने रेज कर दिया। ऐसे किसी भी आप जो है कितने डायमेंशन का, मतलब किसी भी रैंक का कोई टेंसर है, तो ये कोई कॉमन जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ए आई जे के ये कर दो, इसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं जे पी से मल्टीप्लाइड करते हैं, जे पी, तो जे में डमी, तो ये क्या बन जाएगा, आई पी के बन जाएगा। देखिए अब इसमें क्या था, जे के दो कोवेरेंट सफिक्स थे, एक कॉन्टावरेंट सफिक्स था। यहाँ क्या हो गया, एक कोवेरेंट हो गया और दो कॉन्टावरेंट हो गए। ये हमने क्या कर दिया, रेज कर दिया एक इंडेक्स कॉन्टावरेंट में। तो ये था रेजिंग ऑफ इंडिसेस, इस प्रकार से हम करते हैं। अब रेजिंग ऑफ इंडिसेस ये भी क्या होता है कि एक टेंसर क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्वेश्चन लॉ से
ये आपका जी आई जे एक मीट्रिक टेंसर अभी हमने शो किया था टेंसर है, और ये भी टेंसर है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेंसर क्वांटिटी आ जाएगी। अब ऐसे हम लोअरिंग की बात करते हैं। लोअरिंग कैसे कर देते हैं हम, लोअरिंग में क्या करेंगे कि हम जैसे ये है कोवेरिएंट से मल्टीप्लाइड कर देंगे। जैसे जी आई जे है, जैसे कॉन्टावरेंट ले लेते हैं कोई हम आई, तो ये क्या बन जाएगा, ए जे। देखिए इसका ये आई क्या था, कॉन्टावरेंट सफिक्स था, यहाँ कोवेरिएंट सफिक्स हो गया। तो ये हमारा क्या होता है कि लोअरिंग ऑफ इंडिसेस कह देते हैं। और ये भी क्या आता है, एक टेंसर क्वांटिटी आती है। तो यानी कहने का मतलब है जो हम रेज करने के बाद जो हमको टेंसर मिल रहा है, या लोअर करने के इंडेक्स को जो है लोअर करने के बाद जो टेंसर मिल रहा है, ये दोनों टेंसर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के एसोसिएटेड टेंसर कहलाते हैं, या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टेंसर कहलाते हैं। तो ये था एसोसिएटेड टेंसर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर की। सिंपल वेक्टर एनालिसिस में हम क्या जानते हैं, अगर ए कोई वेक्टर है तो ए के मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम जो है वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल सपोज क्या है, वेक्टर की लेंथ है, कॉन्टावरेंट या कोवेरिएंट वेक्टर, तो हम एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्टावरेंट वेक्टर ए आई, और उसके साथ जो है कोवेरिएंट वेक्टर ए आई का जो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमको क्या दे देगा, एल स्क्वायर दे देगा, या ए आई ये लिख सकते हैं। अब ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, जी आई जे ए आई लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इस ए आई को क्या लिख सकते हैं हम, जी आई जे ए आई लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा लेंथ, हम वेक्टर का इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ निकल जाएगा। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम जानते हैं, सिंपल जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। इसी प्रकार से जो रिमेनियन हमारे पास स्पेस है, रिमेनियन स्पेस में दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हम निकालते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ए आई बी आई का अपॉन अंडर रूट, लेंथ अंडर रूट हो जाएगी मैग्नीट्यूड, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ए आई बी आई ए आई और ऐसी बी आई और बी आई, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी। अब इसमें हम ए आई की जगह ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी आई जे ए जे, और बी आई की जगह पर भी हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए आई बी आई अपॉन अंडर रूट, ए आई बी आई की जगह पे ए आई की जगह पर भी रख सकते हैं, ए आई की जगह क्या रख सकते हैं, जी आई जे ए जे, सॉरी इस ए आई की जगह क्या रख सकते हैं, ए आई की जगह ए आई जे ए जे, जी आई जे ए जे, जी आई जे ए जे, और ये बी आई हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं ए आई की जगह ए आई की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी आई जे ए जे, और ऐसी बी की जगह पर भी रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जी आई जे
हाँ, जी आई जे बी आई बी जे, ये एंगल हो जाता है रिमेनियस स्पेस में दो वेक्टर के बीच में। अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या बनेगी? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी दोनों का जो है बीच में अगर 90 डिग्री का जो एंगल हो तो क्या cos 90 हो गया, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ए जे जी आई जे ए जे बी आई जीरो हो जाएगा, ए आई बी आई जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या हो जाएगी? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा जीरो हो जाएगा, cos थीटा जीरो हो जाएगा, तो ए आई और बी आई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है। तो ये था लेंथ ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। सब आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर में जो भी कंटेंट दिया गया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।